हेलो एवरीवन, सभी को हाय हेलो नमस्ते। मैं अमन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पहले एक छोटा सा बात, मेरे गले में आज थोड़ी सी खराश है, इसलिए हो सकता है बोलने में थोड़ी बहुत गलतियां हो, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी रहेगा पहले ही, ठीक है। दूसरी चीज़, आज अपना करने जा रहे हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी का MCQ सेट 3। देखो, हमने 2 सेट किए। 2 सेट में हमने क्या किया सर, बेसिक से थोड़ा सा बेसिक की तरफ ही हमने रहा, हमारा ग्राफ रहा बेसिक की तरफ, हमारा रिवीजन रहा बेसिक की तरफ। तो जो बच्चे जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाह रहे थे, उनको जीरो से उठाकर एडवांस तक पहुंचाना ये मेरा काम है। अब आज के सेट में हम क्या करेंगे, आज के सेट में हम शुरू के 10 से 15 क्वेश्चंस रखेंगे थोड़े से बेसिक, उसके बाद अपना क्वेश्चंस हो जाएगा एडवांस लेवल का, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब अपना ग्राफ कुछ ऐसा भगने वाला है एडवांस की तरफ। आगे के जितने भी क्लास आएंगे, क्वेश्चन सब लेवल बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल एक बेहतरीन सीरीज के तरीके पे मान के चलो, आपके बेसिक से लेके पूरे एडवांस तक के क्वेश्चन सॉल्व होते चलेंगे इस लेवल पे, ठीक है। दूसरी चीज़, वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वो भी ज्वाइन करके रख लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले एक बेसिक क्वेश्चन से कि स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। शायद ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा रखा हूँ, पर एक रिवीजन के तौर पर ले लो। जो स्टेपिस होती है, जो स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की, सबको पता है 3 बोन होती हैं अपने, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। सर ये कहाँ पाई जाती हैं? ये अपने ईयर ऑसिकल्स होती हैं, अपने कान में पाई जाती हैं। जो इनमें स्टेपिस होती है ये स्मॉलेस्ट बोन होती है। और स्टेपिस कहाँ पाई जाती है सर, कहाँ लोकेट होती है? तो मिडिल ईयर में लोकेट होती है। क्या इतनी चीज़ क्लियर है स्टेपिस से रिलेटेड, स्मॉलेस्ट बोन से रिलेटेड? इतनी चीज़ क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन सुनो, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन करती है? व्हिच ग्लैंड फंक्शन बोथ एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ठीक है। ध्यान से सुनना, कौन सी ग्लैंड है जो फंक्शन करती है बोथ एंड एक्सोक्राइन, ठीक है। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों का काम कौन करेगी सर? क्या वो पिट्यूटरी है, क्या वो थायराइड है, क्या वो पैनक्रियाज है, या फिर वो एड्रिनल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज होती है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करती है। पैनक्रियाज से एंजाइम भी निकलते हैं, साथ साथ हार्मोन भी निकलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। पैनक्रियाज सिक्रेट इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये है एंडोक्राइन चीज़, हार्मोन। और इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं जो कि होते हैं एक्सोक्राइन। ये दोनों चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है पैनक्रियाज के लिए। अगला सुनो, अगला क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, पर इजी क्वेश्चन है, पर आप कर लोगे, ठीक है। विच मसल इज कॉल्ड द मसल ऑफ रेस्पिरेशन? ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिए लिया, किस लिए लिया? ये जो लाइनिंग है ना, ये एक स्पेशल नाम है, ये एक नाम दिया गया है एक स्पेशल मसल को, ठीक है। तो हम किसे बोलेंगे? मसल ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। किस मांसपेशियों को मसल ऑफ रेस्पिरेशन कहा जाता है? क्या वो इंटरकोस्टल मसल है, क्या वो डायाफ्राम है, क्या वो रेक्टस एब्डोमिनिस है, या फिर वो ट्रेपीजियस है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सर, बच्चे कहाँ कंफ्यूज होंगे, रेस्पिरेशन समझते हैं ये दोनों तो आप काट दोगे, बचा क्या? इंटरकोस्टल मसल या फिर डायफ्राम। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, सर इंटरकोस्टल आंसर आएगा या डायफ्राम आंसर आएगा? सर राइट आंसर इसका होगा डायफ्राम। डायफ्राम होती है वो मसल ऑफ रेस्पिरेशन होती है। हम बात कर रहे हैं मसल की, इसलिए राइट आंसर डायफ्राम। डायफ्राम क्या करती है सर? कॉन्ट्रैक्ट होती है। जैसे आपकी ये दोनों लंग्स हैं, रफ डायग्राम समझो, ये आपकी दोनों लंग्स, यहाँ नीचे आपका डायफ्राम। डायफ्राम क्या होगा? नीचे कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो आपकी लंग्स फूल जाएंगी, आपकी इनहेलेशन हो जाएगी, हवा अंदर भर जाएगी, ठीक है। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटर्स ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन के दौरान फ्लैट हो जाती है और क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और इंक्रीजिंग थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम, थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम को बढ़ा देती है। क्या एनालिसिस क्लियर है? सॉरी। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ब्लड इन प्लाज्मा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी आता है, इसके अलावा आपके हिमेटोलॉजी में भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड इन इस प्लाज्मा, ठीक है। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? हम बात करें प्लाज्मा जो होती है ब्लड में कितने परसेंट होती है? क्या 25% होती है, क्या 45% होती है, 55% होती है, 65% होती है? ऑप्शन मैंने जानबूझ के पास पास रखे हैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन या लेवल बढ़ाने के लिए क्वेश्चंस की। तो इसका राइट आंसर होता है सर 55%। जो ब्लड में प्लाज्मा का मात्रा होता है, जो ब्लड में प्लाज्मा का परसेंटेज होता है, वो होती है 55%। तो अगर हम बात करें प्लाज्मा कितनी परसेंट ब्लड में है, तो ठीक है सर, प्लाज्मा ब्लड में है 55%। ये चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली 55% प्लाज्मा एंड 45% फॉर्म्ड एलिमेंट। अब चीज़ें ध्यान रखो सर, 45 ऑप्शन ऊपर किस लिए दिया था मैंने? क्योंकि बच्चे कई बार
कंफ्यूज जाते हैं कि प्लाज्मा कितना था और फॉर्म्ड एलिमेंट कितने थे। तो प्लाज्मा जो है 55% ब्लड में प्लाज्मा 55% और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट। मैं ऐसे देखो, एक सिंपल से चार्ट से समझो। जैसे ये ब्लड है, ब्लड में दो कंपोनेंट मेजर, एक होती है प्लाज्मा, एक होती है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट सिंपल शॉर्ट्स में समझो। फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर सर क्या क्या, फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट। क्या इतनी चीज क्लियर है? तो प्लाज्मा कितनी मैंने बोली, 55% प्लाज्मा, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है ये टोटल तीनों मिला के 45%। अब बताओ, अब कोई कंफ्यूजन है क्या? फिर अगेन मैं बात करूं, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या सर, वाटर। 90 to 95% वाटर होता है प्लाज्मा में। क्या इतनी चीज क्लियर है? क्या इतनी चीज क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं सी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनुष्य में कुल कितने जोड़े स्पाइनल नर्व्स होते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व आर इन देयर इन ह्यूमन? ह्यूमन की बात करूँ, क्या 31, क्या 30, 32 या 33? तो कितने जोड़े स्पाइनल नर्व्स होते हैं सर? तो मनुष्य में होते हैं सर 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स। अब इसमें हम डिवीजन करें तो 8 सर्वाइकल नर्व्स, 12 होते हैं थोरैसिक नर्व्स, 5 लंबर, 5 सैक्रल एंड 1 कॉक्सियल नर्व होता है। ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल? इजी क्वेश्चन से सबको पता होता है, पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे। खून में यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? ब्लड यूरिया लेवल पूछ रहे हैं नॉर्मल रेंज में। 10 से 20 mg पर DL, 7 से 18 mg पर DL, 20 से 40 mg पर DL या 25 से 35 mg पर DL? तो इसका राइट आंसर होता है सर 7 से 18 mg पर DL होती है ब्लड यूरिया लेवल नॉर्मल रेंज। ठीक है, आगे सुनो। रक्त में पाई जाने वाली सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल फाउंड इन द ब्लड? अब सुनो, क्या न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इओसिनोफिल या लिम्फोसाइट? मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, नेवर लेट मंकी ईट बनाना। ये होती है सर, ये होती है, ये किसकी रेंज है? ये होती है पाए जाने की रेंज। यानी सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल पाया जाएगा, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल। ये हो गई सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, ये होगी सबसे कम पाई जाएगी। ये तो होगी पाई जाने वाली रिंग। अब मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन है लार्जेस्ट ब्लड सेल, सबसे बड़ी कौन सी है इसमें? तो सर इसका आंसर हो जाएगा मोनोसाइट। सबसे बड़ी पूछ रहा हूँ तो इसका आंसर हो जाएगा सर मोनोसाइट। मोनोसाइट आर द लार्जेस्ट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। अगला सुनो, हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है हाइपोथैलेमस का? बैलेंस बनाना। बैलेंस बनाना मैंने कल बताया, कौन बनाता है? सेरेबेलम बनाता है। ठीक है, विजन बनाना है, विजन नहीं बनाता हाइपोथैलेमस, पहली चीज। मेमोरी बनाना, मेमोरी कौन बनाता है सर? सेरेब्रम बनाता है। तो क्या बनाया सर? हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस किसका फंक्शन है? हाइपोथैलेमस। इसी को क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। क्या इतनी चीज क्लियर? क्या इतनी चीज क्लियर है? द हाइपोथैलेमस मेंटेन्स होम्योस्टेसिस बाय रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, थर्स्ट, हंगर एंड हार्मोनल कंट्रोल। हाइपोथैलेमस के फंक्शन से हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। क्या क्या मेंटेन करता है? बॉडी टेम्परेचर को, थर्स्ट को, प्यास को, भूख को। तो भूख प्यास का भी नियंत्रण कहाँ से होता है? भूख प्यास को कौन नियंत्रित करेगा सर? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है। एंड हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल को भी हाइपोथैलेमस नियंत्रित करेगा। तो फंक्शंस ऑफ द हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट है, एक बार के लिए ये आप पढ़ लेना। ठीक है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होती है? डिफिशियंसी ऑफ हिज विटामिन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी डेफिशिएंसी, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है? अब बताओ, विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन D या विटामिन A? अब सिंपल सी बात है, मैंने बताया था आंखों के लिए, ट्रिक बताया था जब मैंने विटामिन पढ़ा रहा था। आंखों के लिए गाजर खाओ, खाओ, इससे 2-3 चीज़ क्लियर होती है सर। आंख किस में खराब होंगे सर? विटामिन A की डिफिशियंसी के लिए। गाजर क्यों खाएंगे सर? किसके विटामिन के लिए? विटामिन A के लिए। तो रतौंधी क्यों होती है, नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होती है सर? विटामिन A की डिफिशियंसी से हो जाती है आपकी रतौंधी रतौंधी डिजीज, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब यहाँ पर समझो, विटामिन A इज इसेंशियल टू मेंटेन ऑफ विजन
एंड इट्स डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन ए जो होता है वो एसेंशियल होता है क्या मेंटेन करने के लिए, विजन मेंटेन करने के लिए। साथ में साथ इसकी डिफिशियंसी क्या कॉज कर सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबी नस बताओ, लॉन्गेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी, विच इज द लॉन्गेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी। ध्यान से क्वेश्चन सुनना, मैंने पूछी है द लॉन्गेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी। क्या वो स्काइएटिक नर्व है, क्या वो वेगस नर्व है, क्या वो फीमोरल नर्व है, या फिर मेडियन नर्व है। तो ध्यान से सुनना इसका आंसर। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो अब निराश नहीं होंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चंस का लेवल अब धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, अब याद करते चलो आप मेरे साथ में। स्काइएटिक जो नर्व होती है ये लॉन्गेस्ट नर्व होती है सर ह्यूमन बॉडी की। द स्काइएटिक नर्व इज द लॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट नर्व इन द बॉडी रनिंग फ्रॉम द लोअर बैक टू द फुट। कहाँ से, आपके लोअर बैक से लेके आपके फुट तक जाती है स्काइएटिक नर्व, और ये होती है सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट। कैसे याद रखोगे, आपने फीमर हड्डी सुनी है, फीमर हड्डी सुनी है, ये क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, बोन होती है ये। तो फीमर कहाँ पाई जाती है, आपके फुट में पाई जाती है, पैर में पाई, जांग में पाई जाती है। ऐसे याद कर लो, जो स्काइएटिक नर्व होती है वो भी क्या होती है, लॉन्गेस्ट नर्व होती है, फीमर की ही तरह वो भी लंबी होती है, ये भी लंबी होती है। फीमर कहाँ पाई जाती है, फुट में, तो स्काइएटिक नर्व भी होती है, ये लोअर बैक से फुट तक जाती है। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? अब नहीं ना बोलोगे स्काइएटिक नर्व जो होती है वो लॉन्गेस्ट नर्व होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सामान्य वयस्क में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी टूथ डज अ नॉर्मल एडल्ट हैव? 28, 30, 32, 36। मैंने पूछा वयस्क, एडल्ट। पहली चीज क्वेश्चन पढ़ते ही समझना, अलग कर लो। एडल्ट पूछा, एडल्ट में नॉर्मल टीथ कितने होते हैं सर? एडल्ट में कितने होते हैं? 32 होते हैं, 32 होते हैं। एडल्ट फार्मूला सुनो, डेंटल फार्मूला सुनो, 2123 अपॉन 2123, ये होता है डेंटल फार्मूला। ये चीज़ें याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एडल्ट में 32 हो गए। अगर मैं पूछूं नवजात में, नवजात शिशु या बच्चों में या चिल्ड्रन में, उसमें कितने होते हैं वो आप मुझे ऑप्शन को पढ़ के कमेंट सेक्शन में बताओ कितने होते हैं। ठीक है, अ टिपिकल एडल्ट है 32 परमानेंट टीथ इंक्लूडिंग विजडम टीथ। ठीक है, अच्छा जो इसमें 2123 अपॉन 2123 ये बताया, ये सर इसमें क्या क्या है? तो एक होता है इंसीजर, देन कैनाइन, देन प्रीमोलर, और होता है मोलर। तो ये होते हैं अपने टीथ के टाइप, याद रखना। ठीक है, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है? विच हार्मोन प्राइमरीली रेगुलेट ब्लड प्रेशर? कौन सा हार्मोन है ऐसा जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है? क्या इंसुलिन का ब्लड प्रेशर से कोई लेना देना है? क्या एड्रीनलिन का ब्लड प्रेशर से कोई लेना देना है? एल्डोस्टेरोन का लेना देना है, या फिर थायरॉक्सिन का लेना देना? अब बताओ कौन सा हार्मोन जो रेगुलेट करेगी ब्लड प्रेशर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर एल्डोस्टेरोन। क्यों होगा सर? हमने पढ़ाया था आपको रास मैकेनिज्म, जो क्या मेंटेन करता था ब्लड प्रेशर। रास मैकेनिज्म का फुल फॉर्म क्या था? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन तो कौन सा हार्मोन होगा जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करेगा, बीपी को रेगुलेट करेगा? तो राइट आंसर इज एल्डोस्टेरोन। क्या इतनी चीज क्लियर है? कैसे करेगा सर? एल्डोस्टेरोन इंक्रीज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। क्या करेगा? सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा ब्लड की वॉल्यूम को, और ब्लड वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो सिंपल सी बात है प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या इतनी चीज क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच फेज डू क्रोमोसोम स्प्लिट इनटू क्रोमैटिड्स? सेल डिवीजन में क्रोमोसोम दो भागों में कब विभाजित होते हैं? ठीक है, जब क्रोमोसोम दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं तो ईच पार्ट को क्या बोलते हैं सर? क्रोमैटिड बोलते हैं। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है, अगर सेल डिवीजन हो रही है तो क्रोमोसोम दो पार्ट में कब डिवाइड होंगे, विच फेज में डिवाइड होंगे? क्या वो मेटाफेज है, क्या वो एनाफेज है, क्या वो टीलोफेज है, या फिर प्रोफेज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर एनाफेज। इन एनाफेज सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट्स एंड मूव टू अपोजिट साइड पोल्स। एनाफेज पोजीशन में क्या होती है, एनाफेज कंडीशन में क्या होती है? सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, मूव कर जाती हैं अपोजिट पोल्स पे। ठीक है, देखो
मैं सेल बायोलॉजी की क्लास अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, उसमें मैंने पूरी सेल अच्छे से पढ़ा रखी है। आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। और मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो मैं सेल डिवीज़न पे भी बना दूँ, ठीक है। तो जिन बच्चों को सेल डिवीज़न में कन्फ्यूजन है तो एक बार कमेंट करके बता देना, तो मैं एक वीडियो सेपरेटली सेल डिवीज़न पे बना दूंगा। सेल डिवीज़न आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी इतना याद करो कि किस फेज में क्रोमेटिस जो होते हैं वो बनते हैं या क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाते हैं, तो वो होते हैं एनाफेज कंडीशन में, ठीक है। विच ऑर्गन रेगुलेट थर्मो रेगुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में थर्मो रेगुलेशन किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है। अभी मैंने ये क्वेश्चन आगे कराया होम्योस्टेसिस कराया, तो उसमें मैंने बताया कि बॉडी टेम्परेचर को कौन मेंटेन करता है सर, हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है। हाइपोथैलेमस एक्ट एज द बॉडी थर्मोस्टेट रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। तो हाइपोथैलेमस के फंक्शंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। विच प्रोसेस ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग इज कॉल्ड, रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या एग्लूटिनेशन कहते हैं, क्या कोएगुलेशन कहते हैं, फिब्रिनोलाइसिस कहते हैं या होम्योलाइसिस कहते हैं। इजी क्वेश्चन से सबको पता है कि कोएगुलेशन कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को। इतनी चीज क्लियर है। कोएगुलेशन इज द प्रोसेस वेयर ब्लड फॉर्म्स क्लॉट टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो, वेयर डज द फर्टिलाइजेशन ऑकर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, महिला जनन तंत्र में निषेचन कहाँ होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यूटेरस में होता है, सर्विक्स में होता है, ओवरी में होता है या फिर फैलोपियन ट्यूब में होता है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, यूटेरस आंसर लगाएंगे, गलत है, ठीक है। ध्यान से सुनना। द राइट आंसर इज डी, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन टिपिकली ऑकर्स इन द एम्पुला रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अब ध्यान से समझो सर, ये होती है आपकी, एक रफ डायग्राम से समझो, ये मान लो आपकी ओवरी की स्ट्रक्चर, ओवरी से यहाँ से आपका गया एक स्ट्रक्चर, इधर गया, ये ओपनिंग, यहाँ पर बने आपके दो ओवम, ठीक है, ओवरी। यहाँ से ओवरी से एग रिलीज हुआ, स्पर्म यहाँ से आया, ये आपका पार्ट कहलाता है फिम्बरी। ये उंगली जैसे प्रोजेक्शन निकलते हैं, इसको बोलते हैं फिम्बरी। फिम्बरी ये क्या करता है, जो एग रिलीज होगा उसको पकड़ के यहाँ से अंदर लेके आता है। यहाँ पर एक जंक्शन होता है, फूला सा पार्ट होता है दोनों पर, इसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला इस पूरे पार्ट को बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब यहाँ से यहाँ तक के पूरे पार्ट को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। स्पर्म यहाँ से जा रहा है सर, यहाँ से आ रही है ओवम, इस एम्पुला वाले पार्ट पर दोनों मिल जाएंगे और यहीं पे हो जाएगा आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ फर्टिलाइजेशन, आपके फैलोपियन ट्यूब वाले पार्ट के कौन से रीजन में, एम्पुला रीजन में। क्या इतनी चीज क्लियर है। तो फर्टिलाइजेशन टिपिकली ऑकर्स इन द एम्पुला रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ये चीज ध्यान रखना, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, यूटेरस में नहीं होता। यूटेरस में क्या होगा, यूटेरस में उसकी क्या होगी, डिवाइडेशन होगी, सेल बनेंगी और फिर भ्रूण का निर्माण होगा। ये चीजें याद रखना, गलत मत करना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, सीरम में कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में होता है, विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन सीरम, ठीक है। विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन सीरम, क्या वो फिब्रिनोजेन है, क्या वो ग्लोब्यूलिन है, एल्ब्यूमिन है या फिर हीमोग्लोबिन है। तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन सीरम होती है कौन सी सर, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन सीरम इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो होती है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है इन सीरम, का क्या हेल्प करती है, क्या काम करती है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन हेल्प इन मेंटेनिंग ऑनकोटिक प्रेशर। अब क्वेश्चन आए आपसे सर, ऑनकोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करता है सर, एल्ब्यूमिन मेंटेन करती है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग सबस्टेंस के ट्रांसपोर्ट में भी कौन हेल्प करती है, एल्ब्यूमिन हेल्प करती है। आगे सुनो, विच मसल टाइप शोज द फास्टेस्ट रिस्पॉन्स, ऐसी कौन सी मसल टाइप है जो फास्टेस्ट रिस्पॉन्स शो करेगी, क्या स्केलेटल होगी, क्या कार्डियक, स्मूथ या इनवॉलेंट्री। अब सिंपल सी बात है, फास्टेस्ट रिस्पॉन्स के लिए जैसे हमने सोचा मुझे अपनी मुट्ठी तुरंत बंद करनी है, हमने क्या किया, तुरंत बंद कर लिया। तो ये कौन सी करेगी सर, आपकी स्केलेटल मसल करेगी, ठीक है। यहाँ कौन सी मसल पाई जा रही है, स्केलेटल मसल। तो सबसे फास्टेस्ट रिस्पॉन्स में कौन हेल्प करेगी सर, स्केलेटल मसल, ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली
आर अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। ठीक है, स्केलेटल मसल क्या करती है, रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है किसके अंदर सर, वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर, ऐच्छिक कंट्रोल के अंदर, ऐच्छिक कंट्रोल। ठीक है, क्या इतनी चीज़ क्लियर है? स्केलेटल मसल कैसी मसल है सर, ऐच्छिक मसल है। ऐच्छिक मसल जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री। कितनी चीज़ क्लियर है? अगला सुनो, कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम का स्तर कम करता है? ध्यान देना बात को, कम करता है। कौन सा हार्मोन ब्लड में कैल्शियम का स्तर कम करता है? पहला ऑप्शन ही दे रखा है पैराथायराइड हार्मोन। बच्चे आंसर लगाते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल कौन डाउन करेगा, तो उसका राइट आंसर होगा कैल्सीटोनिन। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा, बढ़ाता है, और कैल्सीटोनिन क्या करेगा सर, कम करेगा। कैल्सीटोनिन इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। कई बार क्वेश्चन भी ये भी पूछा है कि कैल्सीटोनिन कहाँ से निकलता है सर, कैल्सीटोनिन थायराइड ग्लैंड से निकलता है। एंड हेल्प लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल्स बाय इनहिबिटिंग ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, उसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है? तो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को किसने कम किया, कैल्सीटोनिन ने कम किया। प्लेसेंटा किस प्रकार के मेम्ब्रेन का उदाहरण है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि जो प्लेसेंटा होती है इन विच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है? म्यूकस मेम्ब्रेन है प्लेसेंटा, सीरस मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, या नन ऑफ द एबव है? तो इसका राइट आंसर है बी, ये होती है सीरस मेम्ब्रेन प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा इस कैसी मेम्ब्रेन है, सीरस मेम्ब्रेन है। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? सीरस मेम्ब्रेन। अब ध्यान से सुनो, प्लेसेंटा किससे डेराइव्ड होती है, कोरियन। हमने बचपन में पढ़ा होगा ना, एमनियन, कोरियन, ये होती है, तो कोरियन से डेवलप्ड होती है प्लेसेंटा, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अ सीरस मेम्ब्रेन दैट फैसिलिटेटेड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स बिटवीन मदर एंड फीटस। जैसे ये आपका मान लो, ये आपका फीटस है छोटा सा, ये प्लेसेंटा, और यहाँ से मदर से अटैच रहता है, मदर से। ये प्लेसेंटा क्या करता है सॉरी प्लेसेंटा क्या करता है, यहाँ से आपके अशुद्ध रक्त को मदर में ट्रांसफर करता है, शुद्ध रक्त को यहाँ लाता है। इसके अलावा भ्रूण से और मदर में पोषक तत्वों का भी आदान प्रदान करता है। तो सीरस मेम्ब्रेन ही ऐसी मेम्ब्रेन है जो फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो गैसेस का एक्सचेंज करने को अलाउ करती है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज करने को अलाउ करती है सर, किसके अंदर, प्लेसेंटा के अंदर। इतनी चीज़ क्लियर है? तो प्लेसेंटा किस टाइप का मेम्ब्रेन है सर, सीरस मेम्ब्रेन है। इतनी चीज़ क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अगला सुनो, ब्लड ब्रेन बैरियर प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ विच स्ट्रक्चर? ब्लड ब्रेन बैरियर होती है वो प्राइमरी किस स्ट्रक्चर से कंसिस्ट होती है, किस स्ट्रक्चर से बनी होती है? पहला ऑप्शन, एस्ट्रोसाइट एंड टाइट जंक्शन, एपिडिडमल सेल, स्वान सेल, या माइक्रोग्लिया। मैंने बोला था अब क्वेश्चंस के लेवल अप होंगे। यहाँ से आपके 10-20 क्वेश्चन इजी हो गए, अब यहाँ से 50वां क्वेश्चन तक आपको बिल्कुल हवा लगना कम हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, क्वेश्चन लेवल बढ़ेंगे, परेशान नहीं होना, समझेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर बताओ प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ विच स्ट्रक्चर? ब्लड ब्रेन बैरियर किससे मिलकर बनी होती है, किस स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है? एस्ट्रोसाइट एंड टाइट जंक्शन से, एपिडिमल सेल से, स्वान सेल से, या माइक्रोग्लिया से? ठीक है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर जो होती है वो एस्ट्रोसाइट एंड टाइट जंक्शन से मिलकर बनी होती है। द ब्लड ब्रेन बैरियर इज फॉर्म्ड बाई एंडोथीलियल सेल विद टाइट जंक्शन एंड इज सपोर्ट बाय एस्ट्रोसाइट। ठीक है, तो किससे मिलकर बनी सर? टाइट जंक्शन से और एंडोथीलियल सेल से। इसके अलावा सपोर्ट किससे पाती है सर? एस्ट्रोसाइट से। तो पहला ऑप्शन इसका राइट है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो किससे कंसिस्ट होती है तो एस्ट्रोसाइट से और टाइट जंक्शन से। ठीक है, अगला सुनो, विच क्रेनियल नर्व कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ टंग? जो आप जीभ हिला रहे हो, जो आप बोल रहे हो, टंग, जीभ की मूवमेंट को सर कौन कंट्रोल कर रहा है? ठीक है, जीभ कैसे हिलडुल रही है, कौन सी नर्व है जो जीभ को कंट्रोल कर रही है, टंग को कंट्रोल कर रही है? क्या वो फेशियल नर्व है, क्या वो ग्लासोफेरिंजियल नर्व है, हाइपोग्लोजल नर्व है, या वेगास नर्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सी, हाइपोग्लोजल नर्व। जो हाइपोग्लोजल नर्व होती है, जिसको बोलते हैं CN12, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मोटर कंट्रोल ऑफ द टंग मसल। ये रिस्पॉन्सिबल होती है वॉलेंट्री मोटर कंट्रोल के, किसके? टंग मसल के। क्या चीज़ क्लियर है? हाइपोग्लोसल नर्व क्लियर है, ये किसके लिए? टंग की मूवमेंट के लिए उत्तरदायी होगी। ठीक है, अगला सुनो, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या डिफरेंस है? ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रोंक्यूल्स हैव कार्टिलेज, पहला ऑप्शन।
ब्रोंकाई हैव ग्लैंड्स एंड कार्टिलेज, ब्रोंक्यूल्स डू नॉट। ब्रोंक्यूल्स आर लार्जर देन ब्रोंकाई, बोथ हैव सेम स्ट्रक्चर। अब बताओ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और टफ क्वेश्चन से सुनना ध्यान से। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में डिफरेंस क्या है सर? तो इसका राइट आंसर होगा बी। जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उनको लिया ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही है, ठीक है। ब्रोंकाई जो होते हैं उनके पास क्या होते हैं सर? ग्लैंड्स होते हैं। इसके अलावा उपास्थि, कार्टिलेज को क्या बोलते हैं? उपास्थि बोलते हैं, उपास्थि से बने होते हैं, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स डू नॉट, ब्रोंक्यूल्स के पास ग्लैंड्स वगैरह नहीं होते। तो ये डिफरेंस होता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंकाई हैव ग्लैंड्स एंड कार्टिलेज, ब्रोंक्यूल्स डू नॉट। क्यों सर? ब्रोंकाई के पास कार्टिलेज प्लेट्स होती हैं और म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं ना, जो आपके जो अंदर कड़ जाते हैं सांस नली में, उनको क्या चिपका लेते हैं अपने आप से। अब ब्रोंक्यूल्स लैक बोथ, ब्रोंक्यूल्स के पास ना कार्टिलेज प्लेट्स होती हैं ना म्यूकस ग्लैंड होती हैं, मेकिंग देम मोर कोलैप्सिबल। क्या इतनी चीज क्लियर है? आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। हार्वेजियन सिस्टम किसे कहते हैं? हार्वेजियन सिस्टम किसे कहते हैं? बोन मैट्रिक्स इन कॉम्पैक्ट बोन, पहला ऑप्शन। लीवर लोब्यूल्स, पल्मोनरी एल्वियोलाई या नेफ्रॉन्स। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो हार्वेजियन सिस्टम, सर हमने पढ़ा था बोन वाले चैप्टर में। तो नेफ्रॉन तो न्यूरॉन से हो गया, एल्वियोलाई रेस्पिरेशन से हो गया, लीवर हो गया डाइजेस्टिव से। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बचा? बोन मैट्रिक्स इन कॉम्पैक्ट बोन। तो हार्वेजियन सिस्टम किसे बोलते हैं सर? बोन मैट्रिक्स इन कॉम्पैक्ट बोन। हार्वेजियन सिस्टम जिसको हम ऑस्टियोन बोलते हैं, अगर यहाँ मैं हार्वेजियन सिस्टम काट के ऑस्टियोन लिख दूं, ऑस्टियोन किसे कहते हैं, तो भी ये क्वेश्चन सही रहेगा। तो ऑस्टियोन ही किसे बोलते हैं? हार्वेजियन सिस्टम को। ऑस्टियोन इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन दैट कंटेन ब्लड वेसल एंड नर्व। ऑस्टियोन क्या होती है? स्ट्रक्चरल यूनिट होती है सर किसकी? कॉम्पैक्ट बोन की, जो कंटेन करती है ब्लड वेसल्स को और नर्व को। क्या इतनी चीज क्लियर है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा CSF। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ बनता है, किस स्थान पर बनता है, किस प्लेस पर फाउंड किया जाता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, क्या वो सेंट्रल कैनाल होता है, कोरॉइड प्लेक्सस होता है, एरेक्नॉइड मैटर होता है या मेडुला होता है? ध्यान से सुनना, CSF जो होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? कोरॉइड प्लेक्सस पे। द बी ऑप्शन इज राइट। कोरॉइड प्लेक्सस पे बनता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। CSF इज प्रोड्यूस्ड बाय द कोरॉइड प्लेक्सस इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। क्या इतनी चीज क्लियर है? स्पर्म मैच्योरेशन ऑकर्स इन व्हिच पार्ट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ध्यान से सुनो। सेमिनिफेरस ट्यूबुल में स्पर्म मैच्योरेशन क्या होगा? मैच्योरेशन सर कहाँ मैच्योर होगा? स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मैच्योर होगा, एपिडिडाइमिस में मैच्योर होगा, वॉश डिफरेंस में मैच्योर होगा या प्रोस्टेट में मैच्योर होगा? तो स्पर्म कहाँ पे मैच्योर होगा सर? बी ऑप्शन इज राइट, एपिडिडाइमिस में मैच्योर होता है आपका स्पर्म, ठीक है। स्पर्म मैच्योर एंड गेन मोटेलिटी इन द एपिडिडाइमिस। यहाँ स्पर्म मैच्योरेशन काट के मैं लिख दूँ गेन मोटेलिटी। गेन मोटेलिटी यानी स्पर्म कहाँ मोटाइल होता है, किस पार्ट में मोटाइल होता है? तो उसका आंसर भी एपिडिडाइमिस होगा। ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन भी ध्यान से सुनो। विच बोन इज नोन एज द की स्टोन ऑफ द स्कल? स्कल मतलब खोपड़ी बोलते हैं हिंदी में, खोपड़ी बोलते हैं ना। तो स्कल बोन जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं, उसका की स्टोन किस बोन को बोलते हैं? क्या वो फ्रंटल है, क्या वो स्फिनॉइड है, क्या वो इथेनॉइड है या फिर ऑसिपिटल है? सोचो ध्यान से। जिसको इसने इसका आंसर जिसने कर दिया, समझो उसका तैयारी बहुत तगड़ी चल रही है, ठीक है। की स्टोन ऑफ द स्कूल हम बोलते हैं स्फिनॉइड को, ठीक है। स्फिनॉइड बोल को क्यों बोलते हैं सर? आर्टिकुलेट विद ऑलमोस्ट ऑल अदर स्कल बोन एंड सेंट्रली लोकेटेड। तो कैसा होता है सर स्फिनॉइड बोन? ये आर्टिकुलेट करता है ऑलमोस्ट ऑल अदर स्कल बोन से, और इसके अलावा ये सेंट्रली लोकेटेड होता है, हेंस कॉल्ड कीस्टोन। इसीलिए इसको बोलते हैं कीस्टोन। तो कीस्टोन कौन सा हो गया सर? स्फेनॉइड बोन हो गया। अगला सुनो, विच हार्मोन इनहांस प्रोटीन सिंथेसिस इन मसल? कौन सा हार्मोन मांसपेशियों में प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाता है? विच हार्मोन इनहांस प्रोटीन सिंथेसिस इन मसल? क्या वो थायरॉक्सिन है, क्या वो इंसुलिन है, क्या वो कॉर्टिसोल है या ग्लूकागॉन है? अब देखो, बचपन से आपने पढ़ रखा है इंसुलिन को हम ब्लड, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल से मेजर देखिए, ब्लड ग्लूकोज याद कर लिया सर, इंसुलिन लगा के घर चले आते हैं। अब पढ़ लिया हमने प्रोटीन सिंथेसिस इन मसल, हो गया भौचक के। तो इसका भी राइट आंसर ही इंसुलिन। इंसुलिन के सारे काम ध्यान से सुनो सर। इंसुलिन जो होता है ब्लड ग्लूकोज को तो प्रमोट करता ही है, इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस इन मसल टिश्यू ये भी करवाता है इंसुलिन। ये चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं लिख लो। इंसुलिन केवल ब्लड ग्लूकोज लेवल से संबंधित नहीं होता, ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाता है सर मसल के अंदर। तो इसका राइट आंसर इंसुलिन होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का सबसे अधिक परिवहन किस रूप में होता है?
बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको जिसने गलत किया समझो उसको मेरी तरफ से 2 चाटे पड़ेंगे, ठीक है। विच फॉर्म ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड, ऑक्सीजन का सबसे अधिक परिवहन किस रूप में होता है? सर डिसॉल्व इन प्लाज्मा। क्या बताओ, ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर पूरे बॉडी में फैलती है। क्या ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में पूरे बॉडी में फैलती है? क्या ऑक्सीजन कॉर्ब अमीनो कंपाउंड्स के रूप में पूरे बॉडी में फैलती है, या फिर बाइकार्बोनेट के रूप में फैलती है? सर द राइट आंसर इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होती है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में पूरे बॉडी में ट्रांसफर होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। कितना परसेंट सर? अबाउट 98.5% ऑफ ऑक्सीजन, अबाउट 98.5% ऑफ ऑक्सीजन इट्स ट्रांसपोर्टेड बाउंड टू हीमोग्लोबिन फॉर्मिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो, व्हिच ब्लड सेल बिकम एक्टिव ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, कौन सी रक्त कोशिका एलर्जी की स्थिति में सक्रिय होती है? क्या वो मोनोसाइट है, क्या वो न्यूट्रोफिल है, क्या वो बेसोफिल है, क्या वो इरिथ्रोसाइट है? एलर्जिक रिएक्शन होगा तो कौन सी ब्लड सेल जो होगी वो क्या होगी? एक्टिव होगी, ठीक है। अरे ध्यान से सुनो रटने वालों खोज रहे होंगे इओसिनोफिल, हाँ नहीं दे रखा ऑप्शन में। अब बताओ, मोनोसाइट होगी, न्यूट्रोफिल होगी, बेसोफिल, इरिथ्रोसाइट? तो इसका राइट आंसर होगा सर सी, बेसोफिल। बेसोफिल रिलीज हिस्टामाइन, बेसोफिल क्या रिलीज करती है सर? हिस्टामाइन रिलीज करती है। हिस्टामाइन हमें पता है कहाँ रिलीज होता है सर? एलर्जिक रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है। क्या ये क्वेश्चन आपका गलत होगा सर? नहीं गलत होना चाहिए, बेसोफिल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को 10 स्टार मारो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अंग में सबसे अधिक रक्त प्रवाह होता है? विच ऑर्गन रिसीव द हाईएस्ट ब्लड फ्लो पर ग्राम ऑफ द टिश्यू, ठीक है। हाईएस्ट ब्लड फ्लो पर ग्राम ऑफ द टिश्यू लीवर करता है, किडनी करता है, ब्रेन करता है, या हार्ट करता है? ये बताओ। विच ऑर्गन रिसीव द हाईएस्ट ब्लड फ्लो पर ग्राम ऑफ द टिश्यू? तो इसका राइट आंसर है सर किडनी। किडनी रिसीव अबाउट 20 to 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड हैव हाईएस्ट ब्लड फ्लो पर ग्राम ऑफ द टिश्यू। किडनी क्या करता है? रिसीव करती है 20 to 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट। इसके अलावा हाईएस्ट ब्लड फ्लो पर ग्राम ऑफ द टिश्यू किडनी के अंदर होता है। तो ये चीज़ें याद रखोगे, जीके की बातें ये सब याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो, थायराइड ग्रंथ के चारों ओर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? विच ग्लैंड्स आर लोकेटेड अराउंड द थायराइड ग्लैंड? क्या वो पिट्यूटरी है, क्या एड्रिनल है, पैराथायराइड है, या सलाइवरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो थायराइड ग्लैंड के सराउंडिंग्स पाई जाती हैं, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड एंड रेगुलेट कैल्शियम लेवल। पैराथायराइड हार्मोन क्या होती है सर? लोकेट होती है पोस्टीरियर सरफेस पर किसकी? थायराइड ग्लैंड के, और रेगुलेट करती है कैल्शियम लेवल को। क्या इतनी चीज क्लियर है पैराथायराइड के बारे में? अब सुनो अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। रीजनरेशन, आपने वर्ड सुना होगा, रीजनरेशन सुना है? जैसे छिपकली का अगर पूंछ काट दो तो वो पूंछ वापस से जन जाती है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रीजनरेशन। तो अपने पार्ट, हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, विच पार्ट ऑफ द बॉडी कैन नॉट रीजनरेट इटसेल्फ? ऐसी कौन सी बॉडी पार्ट है जो खुद से रीजनरेट नहीं कर सकती? सर लीवर है क्या, स्किन है क्या, नर्व सेल्स है क्या, या बोन है? अब इसका राइट आंसर होगा, ध्यान से सुनना, नर्व सेल्स। अच्छा, बहुत सारे आपने लकवा के पेशेंट्स देखे होंगे, लकवा जिसको बोलते हैं, लकवा या फालिज मारना बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर मान लो कहीं पे ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड अवरुद्ध है, तो अगर ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है तो वो पेशेंट ठीक हो जाता है, उसके वापस से अंगों में वो आ जाती है। लेकिन अगर कहीं पे नर्व सेल डैमेज होती हैं उन पेशेंट्स में, तो वो जिंदगी भर के लिए लकवा मार जाते हैं उनको, ठीक है। तो उनके उस अंग में, स्पेशली अंग में जहाँ पर उनको लकवा मारा है, वो जिस अंग से कंट्रोल होती है, नर्व सेल से, जिस भी नर्व सेल से वो कंट्रोल होगी, अगर नर्व सेल डैमेज है तो वो वापस से रीजनरेट नहीं होंगी, दोबारा नहीं बनेंगी नर्व सेल, इसलिए वो जिंदगी भर के लिए दिक्कत कर जाती हैं। तो इसलिए जो नर्व सेल्स होती हैं वो वापस से रीजनरेट नहीं करती, नर्व सेल एक बार के लिए बनती हैं। ये चीज़ें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। न्यूरॉन्स है वेरी लिमिटेड रीजनरेटिव कैपेसिटी। न्यूरॉन के पास क्या होती है? वेरी लिमिटेड रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है। वंस फुली मैच्योर्ड, एक बार अगर फुल मैच्योर हो गई न्यूरॉन तो उसके पास बहुत लिमिटेड रीजनरेटिव कैपेसिटी है। सॉरी, श्वसन दर को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक केंद्र कहाँ है? वेयर इज द प्राइमरी रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर लोकेटेड, ठीक है। वेयर इज द प्राइमरी रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर लोकेटेड? श्वसन तंत्र को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक केंद्र का है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देसी भाषा में सुनो। हम सांस ले रहे हैं तो इसको ब्रेन का कौन सा पार्ट मेंटेन कर रहा है? क्या वो हाइपोथैलेमस कर रहा है सर? नहीं।
पोन्स कर रहा है सर, नहीं। सेरिबेलम कर रहा है कर, नहीं। मेडुला ऑब्लांगेटा कर रहा है, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा कहाँ पाया जाता है सर? आपके गर्दन के थोड़ी सी ऊपर, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम, मेडुला ऑब्लांगेटा ब्रेन स्टेम का ही एक पार्ट है। तो ब्रेन स्टेम में पाया जाता है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। ये रेस्पिरेटरी कंट्रोल को नियंत्रित करता है, आपके सांस लेने की दर को नियंत्रित करता है। इसीलिए बोलते हैं ना, सिर पे मारो तो पीछे मत मारो, ठीक है। बचपन में बोलते हैं ना गांव में कि सिर पे टपली मारना तो पीछे मत मारना। पीछे क्यों ना मारना सर? रेस्पिरेटरी कंट्रोल वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और आदमी अगर पीछे के साइड सर से गिरता है तो देखते हो कि उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा में अगर डैमेज हो गया तो आदमी के बचने के चांस बहुत कम होते हैं। तो मेडुला ऑब्लांगेटा है जो है वो रेस्पिरेटरी कंट्रोल करता है अपने बॉडी का, ठीक है। कहाँ पाया जाता है सर? ब्रेन स्टेम में पाया जाता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल द डॉर्सल एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स दैट रेगुलेट ब्रीदिंग रिदम, ठीक है। तो ब्रीदिंग रिदम को कौन मेंटेन करेगा? मेडुला ऑब्लांगेटा करेगा। पैनीथ सेल कहाँ पाए जाएंगे? उनका क्या फंक्शन है? वेयर आर पैनीथ सेल आर फाउंड एंड व्हाट देयर फंक्शन? पैनीथ सेल कहाँ पाए जाएंगे, उनके क्या फंक्शन है? स्टमक में पाया जाएगा पैनीथ सेल। एसिड सिक्रीशन। ड्यूडेनम में पाया जाएगा एंजाइम सिक्रीशन काम है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाएगा एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी काम है। या कोलन में पाया जाएगा तो म्यूकस प्रोडक्शन काम है। अब बताओ, तो जब पेनिथ सेल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं स्मॉल सेल में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका क्या काम है? एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। अब ध्यान से समझो, पेनिथ सेल आर फाउंड इन द इंटेस्टाइनल क्रिप्ट्स। जो इंटेस्टाइनल क्रिप्ट्स होते हैं, गर्त होते हैं, हिंदी में गर्त बोलते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। और सिक्रीट क्या करते हैं? एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स लाइक लाइसोजाइम। तो आपसे क्वेश्चन पूछे अगर एग्जाम में कि लाइसोजाइम कौन सिक्रीट करता है एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स के लिए, तो उसका राइट आंसर है सर, उसका राइट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले पेनिथ सेल। क्या इतनी चीज क्लियर है? अगला सुनो, शरीर में रक्तचाप का दीर्घकालीन नियंत्रण किस प्रणाली द्वारा होता है? कंट्रोल्स लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। ब्लड प्रेशर नाम सुनते ही, बीपी नाम सुनते ही सीधे सीधे RAS रास मैकेनिज्म आंसर लगा देना, कभी गलत नहीं होगा। रेनिन, एल्डियोस्टेरॉन, एल्डियोटेंसिन सिस्टम। रास एडजस्ट ब्लड वॉल्यूम, क्या ब्लड वॉल्यूम को एडजस्ट करता है? इसके अलावा वेस्कुलर रेजिस्टेंट कंट्रोलिंग लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड का कौन सा पार्ट कैटेकोलामाइंस का स्राव करता है? अब ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी 5 स्टार करो। कैटेकोलामाइंस किसको बोलते हैं? पहली चीज ये समझो, कैटेकोलामाइंस बोलते हैं सर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन प्लस नॉर एपिनेफ्रिन, इन दोनों को बोलते हैं कैटेकोलामाइन। ये कौन सा निकलता है सर? एड्रिनल ग्लैंड के जो पार्ट होते हैं, मेडुला पार्ट, एड्रिनल मेडुला जिसको बोलते हैं, या एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब बताओ इनमें से किसमें से निकलता है? क्या कॉर्टेक्स, मेडुला, कैप्सूल या जोना रेटिकुलरिस? तो ये निकलता है कैटेकोलामाइंस, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन निकलता है सर मेडुला पार्ट से। याद रखोगे, नहीं भूलोगे ना। मेडुला पार्ट से निकलता है आपका एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, जिसी को हम बोलते हैं कैटेकोलामाइंस। ये चीजें याद रखना। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजुगेटिंग बिलीरुबिन, ठीक है। बिलीरुबिन को निष्क्रिय करना किस अंग का कार्य है? किस अंग का? किडनी का, लीवर का, स्प्लीन का, गॉल ब्लैडर का। तो बिलीरुबिन को अगर हमें कॉन्जुगेट करना है तो ये काम होगा सर लीवर का। लीवर जो होता है वो बिलीरुबिन को निष्क्रिय कर देता है, कॉन्जुगेट कर देता है, ठीक है। लीवर कन्वर्ट्स अनकॉन्जुगेट बिलीरुबिन टू वाटर सॉल्युबल कॉन्जुगेट फ्रॉम फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होती हैं उनको वाटर सॉल्युबल कॉन्जुगेट फॉर्म में बदल देता है एक्सक्रीशन के लिए लीवर, ठीक है। तो अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल में बिलीरुबिन भी आता है, ये चीजें याद रखना। सॉरी। डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स विच सेल साइकिल फेज? डीएनए रेप्लिकेशन किस चरण में होता है, किस साइकिल फेज में होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G1 फेज है, G2 फेज है, S फेज है, M फेज है। डीएनए रेप्लिकेशन की मैं बात करूं, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन जिसको बोलते हैं, ये प्लेस होता है ड्यूरिंग एस फेज, जिसको हम सिंथेसिस बोलते हैं। एस फॉर सिंथेसिस, तो एस फॉर रेप्लिकेशन, एस फॉर सिंथेसिस। क्या आंसर याद कर लोगे? आज के बाद नहीं ना भूलोगे रेप्लिकेशन या डीएनए सिंथेसिस किस फेज में हुआ। तो एस फॉर सिंथेसिस फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन, इंटरफेज में, ठीक है। फेज ऑफ इंटरफेज। क्या इतनी चीज क्लियर है डीएनए रेप्लिकेशन से संबंधित? अगला क्वेश्चन, पुरकिंजे फाइबर्स का क्या फंक्शंस है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पुरकिंजे फाइबर? क्या फंक्शन है पुरकिंजे फाइबर के? जनरेट इलेक्ट्रिकल इंपल्स। क्या इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करना पुरकिंजे फाइबर का फंक्शन है? कॉन्टैक्ट द एट्रिया, एट्रिया को कॉन्टैक्ट करना। डिस्ट्रीब्यूट इंपल्स टू वेंट्रिकुलर मसल, वेंट्रिकुलर मसल में इंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करना। या कंट्रोल हार्ट वॉल्यूम मूवमेंट,
हार्ट वाल्व मूवमेंट को कंट्रोल करना। तो पुरकिंजे फाइबर का क्या काम है सर? इम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट इम्पल्स टू वेंट्रिकुलर मसल। ये राइट आंसर है पुरकिंजे फाइबर का। ध्यान से समझो, ये आपका हार्ट हो गई, ये हार्ट के पार्ट हो गए। यहाँ एसए नोड स्टार्ट होती है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल पेसमेकर। यहाँ से सर इम्पल्स जनरेट होती है, जाती है एवी नोड तक। एवी नोड से वापस से पूरे हार्ट में ये वेंट्रिकल पार्ट में कौन फैलाता है सर? पुरकिंजे फाइबर फैलाते हैं इम्पल्स को। तो डिस्ट्रीब्यूट इम्पल्स टू वेंट्रिकुलर मसल, वेंट्रिकुलर मसल में पुरकिंजे फाइबर जो होता है वो फैलाता है क्या? ट्रांसमिट इम्पल्स। ठीक है, पुरकिंजे फाइबर रैपिडली ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम एवी नोड टू वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। ठीक है, तो एसए नोड से एवी नोड तो गया इम्पल्स, उसका एवी नोड से जब फैलाएगा वेंट्रिकुलर पार्ट में तो वो कौन फैलाएगा सर? पुरकिंजे फाइबर फैलाएगा। ये चीजें याद रखना, ठीक है। अगला सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जनरेटिव पूछा जाता है ये एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर मेमोरी ग्लैंड? स्तन ग्रंथियां किस प्रकार की ग्रंथियां हैं? मेमोरी ग्लैंड किस टाइप की ग्लैंड्स हैं? एपोक्राइन है, होलोक्राइन है, मीरोक्राइन है या एंडोक्राइन है? अब बताओ, जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं क्या वो एपोक्राइन है, क्या वो होलोक्राइन है, क्या वो मेरोक्राइन है या एंडोक्राइन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर एपोक्राइन। तो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं एपोक्राइन। मेमोरी ग्लैंड्स आर एपोक्राइन ग्लैंड्स दैट रिलीज मिल्क अलोंग विद पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, एपोक्राइन क्यों होती हैं सर? मिल्क तो रिलीज करती ही करती हैं, इसके साथ साथ कुछ पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म के भी रिलीज करती हैं, इसीलिए मेमोरी ग्लैंड्स को बोलते हैं एपोक्राइन ग्लैंड। क्या इतनी चीज क्लियर है? विच लोब इज ऑडिटरी एरिया लोकेटेड? ठीक है, किस खंड में, किस लोब में ऑडिटरी एरिया लोकेटेड होता है? फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल या ऑसिपिटल? तो किस लोब में, विच लोब में ऑडिटरी एरिया लोकेटेड होता है? क्या फ्रंटल में होता है, क्या टेम्पोरल में होता है, क्या पेराइटल में होता है या ऑसिपिटल में होता है? तो इसका राइट आंसर सर टेम्पोरल में होता है। ऑडिटरी कॉर्टेक्स इज लोकेटेड इन द सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस ऑफ द टेम्पोरल लोब। ये चीज ध्यान रखना, जो ऑडिटरी लोब होता है वो लोकेटेड होता है टेम्पोरल लोब में, जहां से हम ऑडिटरी एरिया लोकेटेड होता है। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया, पहली चीज सुनो, हाइपोकैल्सीमिया यानी कैल्शियम का लेवल डाउन। हाइपो मतलब डाउन, हाइपर मतलब अधिक, तो कैल्शियम लेवल का मतलब डाउन यानी हाइपोकैल्सीमिया। सॉरी, व्हाट कंडीशन में रिजल्ट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया? कौन सी रिजल्ट हाइपोकैल्सीमिया को दिखा सकती है? टिटेनी, एनीमिया, गोइटर या एसिडोसिस? सीधे ध्यान से सुनो मेरी बात, जब टिटेनस की बात आए तो यही संबंधित होता है सर कैल्शियम के हाइपो कंडीशन में। ठीक है, टिटेनी, टिटेनस जिसको बोलते हैं, लो कैल्शियम लेवल, इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर एक्सिडेबिलिटी कॉजिंग मसल स्पाज्म और टिटेनी। ठीक है, टिटेनस में क्या होता है? कैल्शियम लेवल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? मसल स्पाज्म होता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आया कि मसल स्पाज्म किस बीमारी में होता है? टिटेनस में होता है। ठीक है, टिटेनी में। नीचे इस क्लियर है? आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी मांसपेशी हंसने में सहायक होती है? विच मसल हेल्प इन स्माइलिंग? स्माइलिंग के लिए क्या मैसेस्टर मसल होती है, जाइगोमैटिक मेजर होती है या बकिनेटर मसल होती है या ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइगोमैटिक मेजर। ठीक है, जाइगोमैटिकस मेजर होती है, ये स्माइलिंग में हेल्प करती है ये मसल। ठीक है, जाइगोमैटिकस मेजर पुल्स द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ। जो आपके जैसे जोकर वाली मूवी देखी ना, उसमें साइड से ऐसे ऐसे काट देते हैं सब, वहीं पर होती है आपकी ये मसल। ठीक है, तो जो माउथ के कॉर्नर्स होते हैं उनको क्या करती है? पुल करती है अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ खींचती है, और आउटवर्ड की तरफ, जिसको हम स्माइलिंग में इस्तेमाल करते हैं जाइगोमैटिस मेजर में। ठीक है, इन्हीं चीज क्लियर है? विच मसल आर इंटरकैलेटेड डिस्क फाउंड? कौन सी मसल में इंटरकैलेटेड डिस्क पाए जाते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क किस मसल में पाए जाते हैं? क्या वो स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है, कार्डियक मसल है या वॉलेंट्री मसल है? इंटरकैलेटेड डिस्क पाए जाते हैं सर आपके कार्डियक मसल में। इंटरकैलेटेड डिस्क हेल्प सिंक्रोनाइज हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं वो हेल्प करते हैं सिंक्रोनाइज करने में हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को। इतनी चीज क्लियर है? विच न्यूरोट्रांसमीटर प्राइमरीली स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन? कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर प्राइमरीली स्टिमुलेट करती है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को? सेरोटोनिन, डोपामाइन, हिस्टामाइन या एसिटाइल कोलिन? तो इसका राइट आंसर है गैस्ट्रिक एसिड स्राव को बढ़ाने में कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प करती है? हिस्टामाइन जो होती है, हिस्टामाइन वो प्राइमरी स्टिमुलेट करती है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को। हिस्टामाइन स्टिमुलेट पेराइटल सेल इन द स्टमक वाया H2 रिसेप्टर टू सिक्रीट HCl। इतनी चीज क्लियर है?
हिस्टामाइन किसको स्टिमुलेट करेगी सर? पेराइटल सेल को। पेराइटल सेल स्टमक में पाए जाते हैं पेराइटल सेल। पेराइटल सेल क्या करेंगे? H2 रिसेप्टर से सिक्रेट कर देंगे HCl सेल। अब यहाँ से एक क्वेश्चन सोच तगड़ा बना, HCl कौन रिलीज करता है सर? पेराइटल सेल। क्या इतनी चीज क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है। कौन से रिसेप्टर HCl सिक्रेट कराने में मदद करते हैं? H2 रिसेप्टर। ठीक है, इतनी चीजें भूलना नहीं, बिल्कुल याद रखना बहुत बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन सुनो, लसिका प्रणाली की सबसे बड़ी वाहिनी कौन सी है? लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट ऑफ द बॉडी राइट लिम्फेटिक डक्ट है, थोरैसिक डक्ट है, सिस्टर्ना डक्ट काइली है, या एगाइजस वेन है। ठीक है, एजाइगस वेन है। अब आगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, ये सब याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट ऑफ द बॉडी जो होती है वो होती है थोरैसिक डक्ट। ठीक है, द थोरैसिक डक्ट ड्रेन लिम्फ फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द बॉडी इनटू लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। थोरैसिक डक्ट क्या करती है? ड्रेन करती है लिम्फ को मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट से, कहाँ पर सर? सबक्लेवियन वेन में। ठीक है, हृदय के वेंट्रिकल की दीवारें एट्रिया की तुलना में मोटी क्यों होती हैं? ये एक जनरल क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाई आर द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल थिकर देन द एट्रिया? वेंट्रिकल की वॉल थिकर क्यों होती है देन द एट्रिया? दे स्टोर मोर ब्लड, दे हैव हायर प्रेशर, दे कंटेन वॉल्स, या दे प्रोड्यूस हार्मोन्स। अब इसका आंसर सुनो, जो हृदय के वेंट्रिकल की, जैसे आपने हार्ट चार्ट पार्ट पढ़े हार्ट के, दो वेंट्रिकल दो एट्रिया, दो वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल की वॉल होती हैं थिक होती हैं थोड़ी। क्यों होती हैं सर? क्यों? क्योंकि क्या ऑप्शन पहला, क्या वो स्टोर करती है ज़्यादा ब्लड इसलिए थिक होती हैं? क्या उनके पास ज़्यादा प्रेशर होता है, हायर प्रेशर होता है इसलिए थिक होती हैं? क्या वो उनके अंदर वॉल्स होते हैं इसलिए थिक होती हैं, या वो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं इसलिए थिक होती हैं? तो इसका राइट आंसर है सर, दे हैव हायर प्रेशर। ठीक है, दे हैव हायर प्रेशर, वेंट्रिकल पंप ब्लड टू लंग्स एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी रिक्वायरिंग मोर फोर्स। वेंट्रिकल क्या करती है? ब्लड को पंप करती हैं, कहाँ से सर? लंग से। और रेस्ट ऑफ द बॉडी रिक्वायरिंग मोर फोर्स, जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायर चाहिए फोर्स के लिए वहाँ पर ब्लड पंप करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनो, वैसोप्रेसिन एडीएच जिसको हम बोलते हैं, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, फुल फॉर्म याद रखना एडीएच का, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका कॉमन नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। इसका क्या फंक्शन है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैसोप्रेसिन? एडीएच का फंक्शन बताओ। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, या सोडियम एक्सक्रीशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर वाटर रीअब्जॉर्प्शन का, इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन। एडीएच एक्ट्स ऑन द किडनी, एडीएच कहाँ काम करेगा? किडनी पे। किडनी पे कहाँ करेगा? कलेक्टिंग डक्ट्स पे। उसके अलावा वाटर रीअब्जॉर्ब कर लेगा और यूरिन को कंसंट्रेट करने का काम आएगा। तो वैसोप्रेसिन का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट लेवल का क्वेश्चन है, नीट में भी बहुत आता है और अपने एग्जाम में भी बहुत आता है। जो एडीएच का मेन फंक्शन है वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन को क्या कराना? इंक्रीज कराना। वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो जो आपके यूरिन है, यूरिन में से वाटर खींच लेगा, तो यूरिन जो है वो क्या कंसंट्रेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यूरिन को कंसंट्रेट बनाने में किसका काम आता है सर? वैसोप्रेसिन का। यूरिन को कंसंट्रेट बनाने में किसका काम है सर? वैसोप्रेसिन का। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आया है कि यूरिन को कंसंट्रेट कौन करता है सर? वैसोप्रेसिन कंसंट्रेट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सुन लो आज की क्लास का। व्हाट डज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इंडिकेट? आपने सुना होगा जब भी प्रेशर लेते हैं हम, एक होती है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होती है डायस्टोलिक प्रेशर। क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या है सिस्टोलिक, क्या है डायस्टोलिक? ध्यान से सुनो। पहला ऑप्शन कार्डियक आउटपुट, ठीक है, पल्स प्रेशर, मेन आर्टेरियल प्रेशर, या ब्लड वेस्कोसिटी। कौन सा होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच मेन डिफरेंस? तो इसका होता है पल्स आउटपुट। ठीक है, पल्स प्रेशर जिसे बोलते हैं, पल्स प्रेशर जो होती है सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, पल्स प्रेशर जो होती है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर का डिफरेंस होती है। सिस्टोलिक में से अगर हम डायस्टोलिक माइनस कर दें वो होती है आपकी पल्स प्रेशर। ठीक है, रिफ्लेक्ट स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, ये क्या करेगी? स्ट्रोक वॉल्यूम को रिफ्लेक्ट करती है। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? तो ये थे आज के 150 क्वेश्चंस पूरे। आपके 150 क्वेश्चंस हो गए किसमें सर? एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। हमने लेवल धीरे धीरे अप किया, तो आज के क्वेश्चंस आपको करके थोड़े और मजे आए होंगे। कल के लेक्चर में और लेवल बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरा भी एफर्ट पसंद आ रहा हो तो कमेंट करके एक बार आप मुझे मोटिवेटेड जरूर कर सकते हो, ताकि मुझे क्लासेस बनाने में हेल्प मिलती रहे। देखो मुझे जुकाम है, गला दुख रहा है, फिर भी मैं क्लासेस बना रहा हूँ। क्लासेस के बीच में कितनी बार खांसी आई हुई है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो लाइक वहाँ से नोट्स ले लेना और ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।